हमारे देश में दिल्ली में एक मेट्रो स्टेशन बना, उसमें इतना बजट उसका 200-300 करोड़ का बजट था, पर यहाँ पर लोग उसे चलना चाहिए था 200-300 साल तक, पर वो चला 2-3 दिन तक भी नहीं। इसके बारे में मैं उनसे कुछ पूछना चाहूँगा। परिवार मंत्री के रूप में अपनी बात रखना चाहता हूँ। उनके अंदर भोजन मैं विभाग के माननीय स्वरूप में हमारे में कहना चाहता हूँ कि सड़क निर्माण कार्य पहला की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। इस क्षेत्र की बात की जा रही है, वहाँ का कार्य चरणबद्ध तरीके से चल रहा है। तकनीकी विज्ञान और आवश्यकताएं की जा रही है। यदि ऑर्डर अनुकूल रहा ये निर्माण कार्य आगामी महीनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। हमारी सरकार जनता को सुरक्षित चुनाव और सड़क व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए लगी। मुझे इसमें मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, जैसे इन्होंने अभी बताया कि अभी कार्य चल रहा है, जो अभी का कंस्ट्रक्शन वर्क है वो चल रहा है, पर हमारे जो नेता थे, हमारी जो सरकार थी उस समय पे जो ये कार्य हुआ, एक कंस्ट्रक्टर को ये कार्य किया गया, उसका जो ब्रेक बनाया हुआ है वो अभी तक चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि उसने अच्छा काम किया। ये ऐसे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर को कार्य देते हैं जो अपनी जेब भरता है, कार्य को नहीं करता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश में जब डेवलपमेंट की बात आती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य सड़कों का ही होता है। जो अब ये सड़कें ही नहीं होंगी, भारत क्या ही डेवलपमेंट करेगा, क्या ही डेवलप होगा। कहते हैं भारत बहुत डेवलप कंट्री है, विश्व गुरु है, पर हमें तो ये लगता ही नहीं कि वो विश्व गुरु की कगार पर है, क्योंकि उसकी जो नींव है, सड़क है, लोगों के पास एक घर होता है और एक सड़क होती है। पहले नंबर पे घर आता है, दूसरे नंबर पे सड़क आती है। अगर सड़कें सही नहीं होगी तो लोग कैसे अपने आप को डेवलप करेंगे? बिल्कुल माननीय विश्वविद्यालय आप कुछ कहना चाहते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमारे मंत्री ने बताया है, तो मैं बताना चाहता हूँ हमारी पार्टी के आने के बाद से सभी सड़कों पर काम चल रहा है और काम पूरा होने के बाद जो खाली की सड़क खराब है। माननीय कृष्ण बताना चाहता हूँ कि सरकार हमारी योजनाओं में लगातार काम कर रही है। इसी वर्ष की हमारी सरकार ने कुछ योजनाएं की हैं, जैसे कि किसान सम्मान निधि और फसल बीमा और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाएं लागू की गई हैं। इन सारी योजनाओं से लाभ किसानों को सीधा ही लाभ मिलता है। इसके तौर पर मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारी योजना है किसान क्रेडिट कार्ड, वो किसान बीमा जैसी योजना है। इन योजनाओं से लाभ किसानों को सीधा लाभ और मैं चाहता हूँ जैसे कि किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है प्रकृति आपदा से, तो इन चीजों से किसानों बर्बाद हो जाती है तो उन्हें बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इन सभी योजनाओं से हमारे किसानों को उनसे मुआवजा दिया जाएगा और उनकी सहायता की जाएगी। धन्यवाद। माननीय स्पीकर महोदय, मैं सरकार से ये बोलना चाहती हूँ कि इन 8 सालों में 53% रेट बढ़ा है, किसानों का काम नहीं हुआ। इसका मतलब 25 से 30 किसान आत्महत्या करते हैं और किसान को अपना खेत बेचना पड़ता है। मैं बताती हूँ कर्ज के कारण सरकार ने किसानों से वादा किया था कि वो लोन देंगे तो भी कम ब्याज पे, उसका क्या हुआ? आपकी बात पे दृष्टि डाली जाएगी। माननीय अध्यक्ष, मैं आपको कहना चाहता हूँ हमारे किसानों को 6,000 रुपए देके उनकी सहायता दी जा रही है। किसी घटना के कारण घटना में जब होने का सरकारी सरकार इस चीज पर बस ध्यान देती है। ठीक है, अब शून्यकाल शुरू होता है। सभी बात Honorable Speaker, it is the government duty to immediately address this serious need. On behalf of the opposition, I want to make it clear that the government must achieve an active and effective steps to solve it. This crisis as quickly as possible. It is the government and duty. Honorable Speaker, if you permit, I would like to give some solution to the government. ओके, सदस्य महोदय आपका शुभारंभ किया जाएगा। यह मिनिस्टर प्लीज युवराज सिंह। सदन के सारे सदस्य अब इस विधेयक पर चर्चा होगी। यह विधेयक लोकसभा में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के प्रावधानों को पारित करने के लिए है, इससे महिलाओं को राजनीति में समान अवसर प्राप्त किए जा सके। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। पहला, महिलाओं को राजनीति में समान भागीदारी प्रदान करना, भारतीय संसद में उनकी उपस्थिति बढ़ाना, महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है, जिससे वे अपने अधिकारों और हितों को रक्षा कर सकें। प्रावधान भी है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में
महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण करना। आरक्षण की अवधि 15 वर्ष होगी, लेकिन संसद द्वारा कानून बनाकर इसे बनाया जा सकता है। आरक्षण अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सीटों पर भी लागू होगा। इसके कुछ लाभ भी हैं। महिलाओं को समान अवसर प्रदान करना और उनकी भागीदारी बढ़ाना, इससे हमारे लोकतंत्र में जेंडर इक्वलिटी बढ़ेगी। इन समानता को बढ़ावा देने जैसा मैंने पहले ही कहा, यह एक महिला नेतृत्व को प्रोत्साहित करना और उनके निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान करेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यशवीर हरियाणा क्षेत्र से सांसद नहीं गई हूँ। मैं लोकसभा सांसद में दूसरी बार में बताना चाहती हूँ। एक समान अधिकारों के साथ राष्ट्र के भविष्य को आकार एक समान और न्यायपूर्वक समाज के सपने को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। वहाँ पुरुष और महिलाएं समान अधिकारों के साथ राष्ट्र के भविष्य को आकार देने में भागीदार करते हैं। Thank you. All members, today we are here to discuss a very important bill, women empowerment in Lok Sabha. In this issue, we will dive deep in this issue and we can further strengthen the role of women in our society. I expect all of you to contribute with your debate and make this session meaningful and impactful. अब इस विधेयक पर बहस होगी गवर्नमेंट से लीडर दुष्यंत यादव, माननीय एजुकेशन मिनिस्टर, माननीय सभापति महोदय, मैं दुष्यंत यादव प्रयागराज लोकसभा क्षेत्र से चुना हुआ सांसद आज इस युवा संसद में उपस्थित हूँ। आज मैं अपनी मतदाताओं की आवाज उठाकर इस महत्वपूर्ण महिला आरक्षण विधेयक पर अपने विचार में आया हूँ। मैं कहना चाहूँगा कि बराबरी सिर्फ किताबों में नहीं, संसद की सीटों पर दिखनी चाहिए। समानता का मतलब केवल अधिकार देना नहीं है, बल्कि अवसर देना है। सच तो यह है कि आजादी के आज इतने साल बाद भी महिलाओं की हिस्सेदारी मात्र 15% से भी कम है। दूसरा, वही पंचायतों में जहाँ हमने आरक्षण किया, वहाँ महिलाओं की भागीदारी 40% तक पहुंची है। इसका साफ मतलब है जहाँ आरक्षण है वहाँ बराबरी है। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि बराबरी का सपना तभी साकार होगा जब महिला पुरुषों का बराबर अधिकार होगा। और आरक्षण विरोधियों से मेरा एक ही सवाल है, आधी आबादी बिना हक क्या लोकतंत्र के विशाल होगा? धन्यवाद माननीय एजुकेशन मिनिस्टर। एनी ऑब्जेक्शन फ्रॉम द ऑपोजिशन? मैं बताना चाहूंगा कि अभी हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कह के गए कि रिजर्वेशन के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, मैं कहना चाहूंगा कि रिजर्वेशन सिर्फ कुछ महिलाओं के लिए कि वो अपनी एजुकेशन से नहीं हो सकती है, वो अपनी एजुकेशन से भी हो सकती है, क्योंकि जो झांसी की रानी और ये हमारी राष्ट्रपति जो प्राइम मिनिस्टर जो बनी है वो रिजर्वेशन से नहीं बनी, वो अपने टैलेंट और अपने मेहनत से बनी। ये हमें मालूम होना चाहिए। धन्यवाद। आन्या जैन। अब बोलना चाहूँगा कि जैसा कि अभी माननीय श्री ने कहा कि महिलाएं क्या अपने पढ़ाई से आगे नहीं आ सकती, बिल्कुल आ सकती हैं, हम मानेंगे इस बात को, पर ये सच भी है। पर रिजर्वेशन सिर्फ एक जो हमारा वादा है, हमने पक्का दे रहे हैं कि रिजर्वेशन से वो आगे आना ही है। इसके लिए दो शब्दों में दो लाइनों में बात कहना चाहूँगा कि कागज से नहीं मौकों से प्रयास कर सकता है, कि कागज से नहीं मौकों से प्रयास कर सकता है। रिजर्वेशन ही महिला शक्ति का विश्वास है। देखिए, मैं सदन के सारे सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि इस सदन की गरिमा को मत बिगाड़िए। ये सदन चलेगी शांति से, ना कि किसी शोर शराबे से, ठीक है? तो आराध्या बाकी क्या करते हैं? क्वेश्चन पूछेंगे एसएससी वाला का। आगे क्वेश्चन ज्यादा करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आराध्या भारती चेन्नई से युवा संसद की लोकसभा की सदस्य हूँ। मैं हमारी सरकार का एक ऐसे मुद्दे की तरफ केंद्रित करना चाहती हूँ जो हाल ही में काफी सुर्खियों में रहा है, एग्जाम कैंसिलेशन एंड लीक प्रॉब्लम्स। हाल ही में मैं एसएससी एग्जाम के बारे में बात करना चाहती हूँ। एसएससी एग्जाम जो हर साल 50 लाख से भी ज्यादा बच्चे देते हैं। लास्ट ईयर तक इस एग्जाम को टीसीएस नामक कंपनी कंडक्ट करवा रही थी, लेकिन इस साल ये एग्जाम एक ऐसी कंपनी को सौंप दिया गया जो ब्लैक कंपनी थी, जो हमेशा लीक प्रॉब्लम के चक्कर में रहती थी। और इस साल भी ऐसा ही पाया गया, पेपर लीक हुआ। बच्चों जब सेंटर पर पहुंचे, सेंटर 50-50 लोग इतना
दिया गया कि उनके लिए जाना नामुमकिन था। कुछ बच्चे पहुंचे नहीं, तो वहाँ पे सफर 10 मिनट तक चले गए। मैं पूछना चाहती हूँ, आखिर यही है हमारे देश में भविष्य? इस हिसाब से तो साफ पता चलता है कि हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बेकार हो रहा है, क्योंकि कुछ लोग चंद रुपए देकर ये एजुकेशन सिस्टम खरीद सकते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, अपने लीडर की बात सुनने के लिए आप चीज बजा रहे हैं कि उनकी बात सुनिए और बच्चे उनके बारे में। मैं पूछना चाहती हूँ, हमारी सरकार से कि यही है आपके भारत का भविष्य? बाकी लोकतंत्र के प्रति संदेश बनाने का प्रयास किया। इन परिस्थितियों में हमारा देश लंबे समय तक गुलामी की यात्रा जीता। मुगलों का शासन, अंग्रेजों का शासन, किसी साल तक बलिदान त्याग तपस्या के बाद 15 अगस्त 1945 को आया कि छत्र छाया की संवैधानिक व्यवस्थाएं और लोकतांत्रिक परंपराएं आज विश्व में नए लोकतांत्रिक देश होने का गौरव के अंतर्गत हम लोग अपने देश को लग सकते हैं। लेकिन राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए सदैव सारे कोई भी दल हो, सबकी भावना एक रहती है। यही हमारी अरुण यादव जी, माननीय हेल्थ मिनिस्टर जी का कहना ये है कि ये आरक्षण नहीं, ये संरक्षण है। इससे महिलाओं की भागीदारी में बहुत परसेंटेज अप होगा और महिलाओं के लिए काफी काम किया जाएगा। तो आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे उन्होंने कहा कि संरक्षण होगा, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो 15 फीमेल वुमेन थी, उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन में हिस्सेदारी निभाई, तो वो भी इसके खिलाफ थी। तब भी ये बिल लाया गया था कि महिलाओं की भागीदारी लोकसभा में होनी चाहिए, तब वह इसके खिलाफ थी। उन्होंने कहा महिलाएं अपनी कैपेबिलिटी के बेस पे आए, और इन्होंने जो एग्जांपल दिए, कल्पना चावला आईपीएस अफसर की रंग दी, और भी तमाम एग्जांपल दिए, वे भी कैपेबिलिटी के बेस पे आए हैं, ना कि संरक्षण के बल पे, आरक्षण के बल पे। कृपया इसके खिलाफ मेरे हिसाब से इसका जवाब आ गया है और आपकी बहस सुनने के बाद मेरा जो फैसला है वो मैं आप सबको दूंगा। देखिए, ये जो सदन है वो अपोजिशन और गवर्नमेंट के सहयोग से चलती है। ये बात मैं पुनः दोहरा रहा हूँ और आप लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, पीछे बैठे हुए मंत्री और मंत्रीगण जो बैठे हैं पीछे, उनसे मैं बस यही सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो 2 करोड़ वोट आप जीत के आए हैं, आपने अपने क्षेत्र में इतने वादे किए हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, तो आप अपनी जब भागीदारी इस पार्लियामेंट में नहीं दे पा रहे हो तो आप उनके लिए क्या करोगे? मेरा सवाल ये है। और आप पीछे बैठ के बातें कर रहे हो, ये सदन की गरिमा का क्या आपको अंदाजा है? आप इस तरह से सदन को चलाना चाहते हैं, बताइए। और जब आप अपनी भागीदारी नहीं देंगे इस सदन में, तो ये सदन चल पाएगी, ये देश नहीं चल पाएगा। और ये सदन ही प्रतीक है लोकतंत्र का। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पीछे के एमपी जो है बैठे हैं, मैं डायरेक्टली किसी से वो नहीं कर रहा हूँ, आपको आना पड़ेगा, अपने यूथ के लिए बोलना पड़ेगा। बोलिए। I rise to my views on the recognition of women's strength as a representative of peoples. महिलाओं की शक्ति का सम्मान केवल सामाजिक प्रश्न नहीं है, बल्कि यह एक मजबूत और प्रगतिशील देश की नींव है। सरकार दृढ़ता से यह मानती है कि अगर महिला किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ती है तो देश भी आगे बढ़ता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत की आबादी में से लगभग 50% महिलाएं हैं, लेकिन की भागीदारी केवल 25% है। वो क्षमता की नहीं, अवसरों की कमी है। उच्च शिक्षा में छात्रा का नामांकन लगभग 50% है, की भागीदारी से 10% है। यहाँ बहुरा राजनीतिक पक्ष नहीं है। उसका मतलब साफ है कि क्षमता की कमी नहीं है, लेकिन अवसरों की कमी है। लोकसभा में 543 सीटों में से आज भी महिला के पास केवल 80 से कम सीटें हैं और उनकी भागीदारी नहीं तो 14% की रही है। सच्चाई है कि क्षमता है लेकिन अवसर नहीं है।
अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि महिला शक्ति कोई उपकार नहीं, यह एक सच्चाई है, उसे स्वीकार करना चाहिए, करना होगा। अपोजिशन को किसी को इस पे टिप्पणी करनी है तो आप कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राधा काफी आपके माध्यम से सरकार को ये बताना चाहती हूँ, भारत कभी अवसर नहीं मिलते, राजनीति में आ नहीं पाती महिला, तो राजनीति में आने का मतलब ये नहीं कि हम आरक्षण दे दें, जरूरी नहीं है कि अगर राजनीति में आना है तो आरक्षण देना ही जरूरी है, हम उन्हें शिक्षा देकर बहुत सारे अवसर देकर भी मतलब पार्टी की टिकट देकर भी आगे बढ़ा सकते हैं, राजनीति में ला सकते हैं। हेमंत जी इस विषय पे अपनी दृष्टि डालिए। Respected Speaker and all the members of Parliament, I am Anshal from Goa constituency. Currently serving our country as a home minister. Today I want to speak about a very important topic that political parties don't give tickets to women. Political parties सिर्फ और सिर्फ भाषणों में women's का सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब बात आती है रियलिटी और टिकट्स देने की तो वो women's को पीछे कर देते हैं। अगर सच में women empowerment चाहते हैं तो उसकी शुरुआत पॉलिटिक्स से ही करनी पड़ेगी। इलेक्शन में उतरने का सबसे पहला कदम होता है टिकट्स मिलना, और जब वो पहला कदम ही रोक दिया जाएगा तो आगे का रास्ता कैसे तय होगा? इट्स नॉट अबाउट द एलिजिबिलिटी ऑफ वुमेन, इट्स अबाउट द अपॉर्चुनिटी। इलेक्शन जीतने के लिए पब्लिक का सपोर्ट होना चाहिए, उस देश में पहुंचने के लिए टिकट्स करो। अगर पॉलिटिकल पार्टीज वुमेन को टिकट्स नहीं देना चाहते तो ये सिर्फ पॉलिटिक्स का नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का भी अपमान हुआ। जब पॉलिटिकल पार्टीज को वुमेन को टिकट नहीं देंगी तो कॉन्स्टिट्यूशन को रिजर्वेशन देना पड़ेगा। यही एकमात्र रास्ता है जो वुमेन को आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेगी। अगर पॉलिटिकल पार्टीज खुद आगे बढ़कर वुमेन को टिकट दे तो रिजर्वेशन की जरूरत ही ना पड़े, और जब ऐसा नहीं होता तो हमारी सरकार को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को आगे आना पड़ता है और रिजर्वेशन जैसा जरूरी कदम उठाना पड़ता है। और जब तक पॉलिटिकल पार्टी वुमेन को इक्वल नहीं देगी तब तक रिजर्वेशन उनका हक बना रहेगा। थैंक यू। इस सदन में बैठे हुए जितने भी मेंबर हैं उनकी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस डिबेट से हमें ये मालूम पड़ता है कि ये देश किसी की रेडियो में नहीं बना है, ये एक लोकतांत्रिक देश है। एनी ऑब्जेक्शन फ्रॉम द ऑपोजिशन? मैं सदन में बैठे पंजाब के मंत्री जी नमन दीक्षित जी से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि सदन में आपकी भागीदारी बहुत ज्यादा है और पंजाब के लोग आपसे बहुत कुछ चाहते हैं और आप गर्दन नीचे करके इस तरह से सदन में बैठे हो, ये सदन का अपमान है। और जी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिद्धि आपके द्वारा बताना चाहूंगी जैसे कि उन्होंने बोला कि महिलाओं को सीट के लिए सीट देनी चाहिए, लेकिन जब महिलाएं सीट लेने जाती हैं तो उनको सीट मिलती नहीं, उनको पहले से ही सारी सीट्स मेंस को दे दी जाती हैं। तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि पहले महिलाएं सीट्स लें उसके बाद पार्लियामेंट में आए? पहली बात तो मैंने ये नहीं बोला कि महिलाओं को सीट्स नहीं मिलती, मैंने बोला था महिलाओं को टिकट्स नहीं दी जाती है। और ये भी नहीं बोला मैंने कि मेंस को पहले दे दी जाती है। मैं पॉलिटिकल पार्टीज वुमेन को टिकट्स देती नहीं है, चाहे वो कितनी भी जल्दी चली जाए। तो ये शिल्पी जी, ये जो बिल है जो गवर्नमेंट प्रस्तुत कर रही है इस सदन में, उसका मुख्य रूप जो है उसका ये है कि वो भागीदारी बढ़ाएगा, ठीक है? तो उसमें आप बोलिए क्यों नहीं ये देख रहा है, अच्छा नहीं। एनी ऑब्जेक्शन? जैसे अपने माननीय गृहमंत्री जी ने कहा कि जो महिलाएं हैं उन्हें सीट्स नहीं, मतलब उन्हें टिकट्स दे दी जाती है, जल्दी दे दी जाती है, और मैंने ये देखा कि जो महिलाएं हैं उन्हें सीट दी गई है, उन्हें टिकट दी गई है, वो कहाँ दी गई? अगर वो दी गई होती तो महिलाएं यहाँ पर अभी सदन में होती, पर इन्हें महिलाओं को नहीं दिख रहा है। महिलाओं को टैलेंट के बेस पे ये नहीं दे रहे हैं, ये महिलाओं के रुपए के बेस पे देते हैं ये टिकट्स, ये महिलाओं को रुपए के इन्हें महिलाओं का टैलेंट देखना चाहिए, इन्हें ये नहीं देखना चाहिए कि हाँ महिलाएं हैं, महिलाओं को टिकट देनी चाहिए। महिलाओं को तो ये कठपुतली भी बना सकते हैं, उन्हें अगर वो महिला अपने टैलेंट के बेस पे आएगी, एजुकेशन के बेस पे आएगी, वो किसी की कठपुतली बन के नहीं रहेगी, वो अपने
स्वाभिमान से अपना कार्य करेगी, वो किसी के दबाव में नहीं आएगी, वो ये सोचेगी कि मुझे अपना कार्य करना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए। सब में धन्यवाद। आप कुछ बोलना चाहते हैं माननीय एजुकेशन मिनिस्टर श्री? मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, जैसा कि अभी इन्होंने कहा, हमें डायरेक्टली कहा, मुझे ही कहा है कि महिलाओं को टिकट मिलती नहीं है। हमने आपकी बात मानी, यही तो हमारा कहना है कि महिलाओं को टिकट मिलती ही नहीं है। वास्तविकता में जो मिलती है वो महिलाओं को टिकट मिलती नहीं है, इसलिए तो हम वोट दे रहे हैं। जाति उनके ऊपर उन्हें भरोसा दिला रहे हैं, एजुकेशन फ्री हमें ला सकते हैं जगह पे, क्योंकि पता क्या होता है सिंपल कि महिलाएं जाती है टिकट के लिए, मगर कोई पार्टी नहीं चाहती है कि महिलाओं को हम टिकट देके महिलाओं को आगे लाएं, पुरुष प्रधान देश में महिलाओं को आगे लाएं। इसका सिंपल कारण, इसका एक ही उपाय है कि इलेक्शन किया जाए। आप बोल सकते हैं। सदन में जितने भी आप गवर्नमेंट के जो मेंबर्स हैं, मैं उनको बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो पीछे सीट पे जाते हैं जब वो अपना थोड़ा सा खड़े होकर बोलते हैं तो इस लोकतंत्र में बहुत बड़ी शक्ति मिलेगी। आप सीटें बजा रहे हैं तो आप एक काम करिए, बाहर में बहुत सीटें पड़ी बजाइए, आपको पता नहीं वो सीटें बजाने आए आप। सदन को शक्ति दीजिए, अपने सबका सोना की सीट लगाकर इस सदन में आपका महत्व आपके शब्दों से है ना कि सीटें बजा रहे। मंत्री जी ने कहा कि टिकट नहीं मिलती, पर पहले मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि हर पार्टी में 1/3 सीट रिजर्व होती है, हर पार्टी में 1/3 सीट रिजर्व होती है महिलाओं के लिए। पहली बात तो, पर अब क्यों रिजर्व करना सीट को? पूरे टिकट ये लोग देना नहीं चाहते। आप देख लीजिए कि महिलाओं को टिकट दिया है, महिलाओं को टिकट देख लीजिए, इन्होंने कितनी महिलाओं को टिकट दिया है। ये तो 1/3 सीट रिजर्व क्यों हो जाएंगे कई महिला पार्टी से बाधा लगती है, एक्शन नहीं लेती है, मेरा कहना है अब तो आपकी सरकार है, अभी एक सेकंड इस तरह से कैसे नहीं चलेगी? इस तरह से आप चला रहे हैं सुनिए, आपके माध्यम से आप मेरे माध्यम से बता रहे हैं। पहली बात तो आपने अपनी बात नहीं, आप बैठ जाइए, आप अपनी बात करिए, बैठ जाइए। अभी आप इसलिए महोदय आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, उन्होंने कहा यहाँ सरकार की बात नहीं है, यहाँ पोजीशन और मेरी पार्टी दोनों लेती है, दोनों बात करती है, सब लेके आते हैं। मेरा सीरियस का कहना है, हमको ये क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरा ये कहना मतलब है कि पार्टी बातें करती है, एक्शन नहीं लेती है। उनको अगर एक्शन दिलाना है, हमें एक्शन दे रहे हैं तो हमें रिजर्वेशन देना होगा, और रिजर्वेशन की सीधा उसका उपाय है, अगर उनको लेके आ सकते हैं। तो हमने जो बात की है वो हमने तो पूरी की है। हमारी सरकार कर रही है, हमारी सरकार ने जो कार्य किया वो आपकी सरकार ने नहीं कर पाई इतने 15 सालों में। हमारी सरकार ने बहुत सी कार्य की है, पर आप तो ये कहना चाहते हैं कि रिजर्वेशन देना चाहिए, आरक्षण नहीं देना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को टैलेंट और एजुकेशन के बल पे आना चाहिए। तो हमारी सरकार में भी पहले आती थी क्या आएंगे क्या महिलाएं नहीं हमारी पार्लियामेंट में नहीं, पर वो अपने टैलेंट के बेस पे थी, इसलिए आरक्षण के बेस पे गई। धन्यवाद। ये एक्ट है, ये नहीं जाना उसी बात इनकी मैंने बात मान ली। माननीय एजुकेशन मिनिस्टर इस सदन में बैठे जितने भी मेंबर हैं वो स्टूडेंट्स नहीं है। पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ, आप लोग आपको मत कीजिए कि ये एक्ट है, ये हमारा भविष्य है और हम भविष्य में काम कर रहे हैं, ये कोई एक्ट नहीं है। मैंने आपसे मानी, मैं इनकी बात को कभी बोलता हूँ, हम बात कर रहे हैं वो रिजर्वेशन पर और ये आ रहे हैं पार्टीज में, इस पर क्या कहना है आप बताइए। मैं आपको मेरी जो आप राय दे रहे हैं, मैं अपनी राय दे रहा हूँ, माननीय एजुकेशन मिनिस्टर ने मेरी राय मानी, तो माननीय अपोजिशन लीडर माननीय अपोजिशन लीडर जी केसरी यादव जी, जो माननीय प्रसन्न जी का कहना ये है कि आप जब ये बात कर माननीय केसरी यादव जी आपका बात नहीं सुनो, उनका कहना ये है कि ये जो बिल है वो भागीदारी बढ़ाएगा महिलाओं की, जो पहले नहीं लगा था अब क्या होगा। आप कह रहे हैं कि वुमेन्स को टिकट नहीं दी जाती, टिकट दी जाती है तो वो भागीदारी में नहीं आ पाती, लेकिन अगर ये सीट रिजर्व हो जाती है तो इस सीट पे खाली महिलाएं बैठेंगी, कोई पुरुष नहीं बैठ सकता है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी कर ले या प्रधानमंत्री जी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चाहे वो नहीं बैठ सकती इस सदन में बैठने के लिए, अगर ये रिजर्वेशन आ गया तो उत्तर अपना ये है, आप समझिएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एंटी फॉर्म गवर्नमेंट कुछ क्षेत्र में महिलाएं सीओ है, प्रोफेसर है, सैनिक है, खिलाड़ी है,
अफसोस महोदय, राजनीति पर भी भागीदार ना के बराबर है। अगर महिला ये सब बन सकती है तो संसद क्यों नहीं बन सकती? अगर महिला को टिकट दिया ही नहीं जाएगा तो उनका प्रतिनिधित्व कैसे बढ़ेगा? दशकों से महिलाओं से कहा जा रहा है कि इंतजार करें। जब आज हम लोग इस न्याय को दे रहे हैं तो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कितने शर्म की बात है। यह आरक्षण सिर्फ एक बदलाव नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र में एक क्रांति है। इस बदलाव से केवल महिला को वास्तविक समस्याएं नहीं बाहर आएंगी बल्कि समाज में बराबरी का संदेश भी जाएगा। इतिहास याद रखेगा कि सरकार ने महिला वोटों का 1/3 आरक्षण देकर लोकतंत्र को मजबूत बनाया और विपक्ष ने तो सिर्फ रोकने की कोशिश की। ये आने वाली पीढ़ियों को हमें धन्यवाद देंगे इस बदलाव के लिए। धन्यवाद। माननीय रजत यादव जी, एमपी डॉक्टर गवर्नमेंट, मैं महिला रिजर्वेशन के बारे में, महिला रिजर्वेशन से जुड़ी कुछ मुख्य बातें आपसे बोलना चाहूंगा। मैं रिजर्वेशन से पहले महिलाओं की स्थिति के बारे में आपसे कुछ बोलना चाहूंगा। सांसद और विधानसभा में महिलाओं की संख्या बहुत कम रही है। इसके मुख्य कारण है राजनीतिक दलों का कम टिकट देना, पुरुष प्रधान राजनीति, सामाजिक और आर्थिक बाधाएं। रिजर्वेशन के बाद महिलाओं की स्थिति में आपके बारे में कहूंगा, कुल सीटों में 93% हिस्सा महिलाओं के लिए रिजर्व हुआ और हर चुनाव के बाद रिजर्व सीटें बढ़ती रही है, जिससे हर क्षेत्र की महिलाओं को मौका मिलेगा और राजनीतिक दलों का रिजर्व सीटों पर टिकट केवल महिलाओं को ही दिया जाएगा, जिससे महिलाओं को चुनाव लड़ने का सीधा अवसर मिलेगा और जब महिला कई सीटों से जीतकर सभा पर पहुंचेंगी तो उनकी आवाज कानून बनाने और बजट पास नीतियों में शामिल होगी और महिलाओं से जुड़े शिक्षा रोजगार जैसे मुद्दों पर ज्यादा प्रभावी ढंग से उठेंगे और समाज में महिलाओं के नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। धन्यवाद। माननीय सदन के सदस्य, जो बात एमपी यशवंत जी ने कही वो बात बहुत अच्छी थी। मुझे आप उनके सुनने की सिवा, अगर आप वजह सीट में जाने की सिवा आप उनकी बात सुने तो ये आप ही बहुत आभारी है। रिव्यूअर राउंड के बाद हेल्थ मिनिस्टर मैम प्लीज। ऑनरेबल स्पीकर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि बिना महिलाओं के डेमोक्रेसी आदि है और लोकतंत्र का असली मतलब है सबका इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना। अगर वो डिफेंस की, साइंस की और बिजनेस की फील्ड में लीड कर सकती है तो पॉलिटिक्स में क्यों नहीं? इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि विदाउट वुमेन डेमोक्रेसी इज हाफ एंड a half democracy is not a true democracy. Thank you. मिस्टर अरुण यादव प्लीज। माननीय स्पीकर, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र सबके लिए बराबर है, इसमें आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि महिला आरक्षण लोकतंत्र में समानता की भावना के विरुद्ध है। इसके लिए कोई बेहतर उपाय सोचना चाहिए। अब मैं सेकंड लास्ट मिनिस्टर अर्पित स्टार्टिंग तो स्कूल के बारे में थोड़ा और। माननीय अध्यक्ष, मैं महाराष्ट्र के नागपुर क्षेत्र के एक संसद में उपस्थित हूँ। मेरे व्यूज से on the topic of this bill will complete democracy movement your equal seat equal voice। मैं बोलना चाहूँगा डेमोक्रेसी का असली मतलब है इक्वालिटी, लेकिन जब तक सबको इक्वल सीट और वॉइस नहीं मिलती तब तक डेमोक्रेसी अधूरी है। ये बिल उसी इन्वेंशन को खत्म करेगा। ये बिल इंकर करेगा कि वुमेन जो हमारी डेमोक्रेसी का आधा हिस्सा है, उनकी आवाज भी पार्लियामेंट में उतनी होनी चाहिए जितनी कि मेल की होती है। जो पास करना किसी एक ग्रुप पर ऐसा करना नहीं है, बल्कि उनका हक वापस करना है। जब हर आवाज इक्वली सुनी जाएगी तभी हम कह सकते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी एक कंप्लीट डेमोक्रेसी है। मैं इस हाउस में अपील करता हूँ कि हम सब मिलकर इस बिल को सपोर्ट करें, क्योंकि डेमोक्रेसी बिना इक्वल वॉइस के सिर्फ आधी डेमोक्रेसी होती है। आपके सपोर्ट के साथ ये बिल हमारी डेमोक्रेसी को कंप्लीट करेगा और हमारा देश और नेता विपक्ष अपनी दृष्टि आगे रखेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा से आपको बताना चाहता हूँ, रिजर्वेशन सिर्फ टेम्परेरी सॉल्यूशन है और परमानेंट सॉल्यूशन है उनकी एजुकेशन। रिजर्वेशन एक इंजेक्शन जैसा है जो शॉर्ट टर्म रिलीफ देता है, परंतु एजुकेशन एक वैक्सीन है जो लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी देगी। रिजर्वेशन से सिर्फ नंबर बढ़ेंगे पर एजुकेशन से नेशन बढ़ेगा। अगर हम एजुकेशन इक्वालिटी की बात करते हैं तो हमें रूल्स एंड रेगुलेशन की सेम चाहिए। उन्हें कमजोर नहीं है, उन्हें सिर्फ मौका चाहिए, उन्हें एजुकेशन की जरूरत है। रिजर्वेशन एक शॉर्टकट है, बस
टर्म्स का मतलब होता है इक्वल प्लेटफॉर्म, ना कि कोई स्पेशल फेवर। हमें असली इक्वलिटी चाहिए, तो रूल्स सबके लिए सेम होने चाहिए। और लास्ट में मैं कहना चाहता हूं कि वुमेन डोंट नीड सिंपैथी, दे नीड अपॉर्चुनिटी, एम्पावर देम विद एजुकेशन, नॉट बाय कोटा। अब मैं चाहता हूं कि नितिन जी माननीय एमपी हैं जो कृपया करके इनकी बात का प्रश्न उत्तर दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके सामने एक साधारण सा मुद्दा पेश करना चाहूंगा। जब महिलाओं को लोकसभा में सीट मिलेगी, माननीय नितिन जी, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है? मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी यूपी बस्ती। ओके। जब महिलाओं को लोकसभा में जगह बनाएंगी तो देश की करोड़ों बेटियां और बहनों को यह संदेश देंगी कि वे भी आगे बढ़ सकती हैं और नेतृत्व कर सकती हैं। साथियों, अब समय आ गया है कि हम यह मान लें कि महिलाओं की सक्रिय भागीदारी, लोकतंत्र अधूरा है। जब महिलाओं की आवाज गूंजेगी तथा लोकसभा, तभी लोकसभा और लोकतंत्र दोनों पूर्ण कहलाएंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी केवल उनका अधिकार नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा की सच्ची आवश्यकता है। धन्यवाद। थैंक यू। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर महिला पढ़ी और स्किल होगी तो वो लड़ेगी भी और जीतेगी, उसको किसी डेडिकेशन की जरूरत नहीं है यहाँ पर। थैंक यू। तो आज का यह सत्र यही समाप्त होता है। अब निर्णय की बारी है। जो भी इस बिल के साथ में है वो यस बोलेंगे हाथ उठा के। कृपया करके सदन के सदस्य लेकिन आवाज कहाँ है आपके? Who are not favor in the bill say no. Okay, my decision is clear by the voting and all debates. आज का यह सत्र केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं था, बल्कि लोकतंत्र के जीवन स्वरूप का प्रमाण का यह सत्र। यहाँ मतभेद नहीं हुए और यही सदन की आत्मा है। सरकारें आएंगी, जाएंगी, पार्टियां बनेगी, बिगड़ेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए और इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। माननीय सदस्यों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सदन मैंने यह बहस पूरी तरह सुनी। सरकार ने कहा कि यह बिल महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएगा और विपक्ष ने कहा कि इससे बस पैसा आ रहा है। माननीय सदस्यों, सदन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा एवं विचार विमर्श के उपरांत अब निर्णय स्पष्ट है। अतः मैं घोषणा करता हूँ कि यह विधेयक पारित हुआ। यह सदन और हमारे लोकतंत्र दोनों के लिए ऐतिहासिक क्षण है। इस निर्णय से हमारी माताओं, बहनों और बेटियों को राजनीति में और प्रतिनिधित्व मिलेगा। इससे नीति निर्माण में विविधता और संवेदनशीलता रहेगी, जो समाज के हर वर्ग के लिए लाभकारी है। आज की कार्यवाही समाप्त होती है। मैं आदरणीय प्रिंसिपल सचिव को बुलाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप सब लोग अपने लर्निंग आपके टीचर्स, सेक्रेटरी सर, सरकार की सबके लिए गतिविधि आपको सुन रहा है। का विषय है, आपको पता है कि देश में रह रहे हैं और कहता ना कि जब कि तलाशना कैसे कि किसको पता है, इस शिक्षक की यह भूमिका होती है कि आप जैसे नागरिक तैयार करें, इस देश का भविष्य तैयार करें, है ना। तो वो भूमिका यहाँ के शिक्षक बखूबी निभा रहे हैं। बहुत शॉर्ट टाइम में सर ने आपको इतना कैपेबल बना दिया कि मतलब हम लोग इतना व्यस्त हैं फिर भी एंगेज हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि हमारे पास बिल्कुल समय नहीं था, जरा सा भी समय नहीं था, लेकिन आपका जब प्रेजेंटेशन देखा तो बहुत खुशी हुई। सभी ने जो बहुत अच्छा किया है। अच्छी बात होती है कि कॉन्फिडेंस लेवल अप आ जाए, हम प्रैक्टिस करते कहीं भी। कुछ बच्चे इतना कॉन्फिडेंट नहीं लगी कि जैसे वो पहली बार प्रेजेंट कर रहे हैं, उसने बहुत अच्छा कोशिश किया, मुझे लगता है आगे चल के आप बहुत अच्छा कोशिश करेंगे, है ना। और ये सिर्फ प्रेजेंटेशन देने से बहुत कुछ नहीं होता है।
इन बातों की गहनता को, क्या मानवता है, क्या विषय है, उसका महत्व क्या है, रिजर्वेशन 50% की लागू कर दिया गवर्नमेंट ने, तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ बैठ के आपको ये भी जान लेना बहुत जरूरी है। जिस पे आपने चर्चा की, महज आप ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ उसको रट के देख दिया, बोल दिया, उतना आवश्यक नहीं आपकी। आप ही कल इस देश का भविष्य है ना, बहुत सारे निर्णय आपको लेने होंगे, बहुत सारी भागीदारी आपको निभानी होगी। जैसा मंत्री जी आए तो उन्होंने बताया कि आप हर फील्ड में जाने वाले होंगे, आप डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, आप नेता बनते हैं, तो हर जगह आपकी भूमिका रहती है। तो वो भूमिका बखूबी निभाएंगे और समझेंगे, जानेंगे चीजों को, तो मैं समझता हूँ राष्ट्र में हमेशा अच्छी चीजें होगी। कभी आप व्यक्तिगत स्वार्थ को जीवन में आगे नहीं लाएंगे, और व्यक्तिगत स्वार्थ को जीवन में लाएंगे तो फिर देश की कड़ियां जरूर कमजोर हो जाएगी। तो आज से ये संदेश तो आप जरूर यहाँ से लेके जाएंगे कि हम जीवन में कभी भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को बहुत पीछे रखेंगे, देश सर्वोपरि है हमारे लिए, और उसी हित में हमेशा काम करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, टीचर्स को बहुत बहुत आभार कि आपने इतना साथ में डेडिकेशन दिया। बिल्कुल नहीं लग रहा, इतना कॉन्फिडेंट है ये बच्चा कि मतलब मुझे लगता है कुछ जेनेटिक है इनके यहाँ। काफिया भी बोलती थी इसकी सिस्टर, तो वो भी कभी लगता नहीं था, वो भी काफी पास आउट हुई बच्ची। तो मैं उसको याद कर रहा था, बोल रहा था, मैंने कहा वो लड़की भी डिबेट में जब आती है तो लगता नहीं है कि कभी भी कहीं पे कहीं कुछ बोल रही है। ऐसे ही इनको भी ऐसा ही है। हमारे मुझे लगता है जेनेटिक कुछ है लोगों के पास में, बहुत अच्छी वाली बात है, और तुम लोग उसको तलाश के हीरा बना देते हैं। इसके लिए सारे परिजनों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।